हाँ बच्चों, क्या हाल चाल। तो दक्षिणा के ई क्लासरूम में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है तुम्हारा। एंजॉय कर रहे हो, मज़ेदार तरीके से बायो पढ़ते जा रहे हो और मज़ेदार तरीके से तुम्हारी ट्रेन दौड़ रही है टुवर्ड्स योर नीट। भूलना नहीं, ट्रेन में डीजल डालते रहो, इंजन में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी, जितना भी डीजल चाहिए ना, तुम लोगों को भर भर के मोटिवेशन डालते रहो, खूब मेहनत करते रहो, लगे रहो मेहनत करने में। बेटा किसी ना किसी दिन पहुंच जाओगे, याद रख। बड़ी बड़ी कहानियां हैं तो छोटी छोटी मेहनत लगती है। याद है क्लास में तुम्हें मैंने बोला था, ये ना बेटा, कहानी ना मेहनत की ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी की ज़्यादा है, डिसिप्लिन की कहानी ज़्यादा है। ये टेस्ट तुम्हारा डिसिप्लिन का है। इतना दिमाग नहीं चाहिए होता है मेडिकल पेपर को क्रॉस करने के लिए। तुम बोलोगे भाई बहुत बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता है। बहुत कैलिबर है आप लोगों में। ये सिर्फ एक कंसिस्टेंट रेगुलर एक डायरेक्शन में एफर्ट्स होते हैं, अगर किए निकाल दोगे। बढ़िया। तो करते हैं बेटा शुरू आज इस पूरे पोर्शन में। देखो लास्ट वाली क्लास में अपन ने किया मोनोसैकेराइड्स, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़े, रिंग्स का नाम पढ़ा। और जल्दी बोलो मेरे को, रिंग्स कौन कौन सी होती हैं? एक हेक्सागन शेप और दूसरा पेंटागन शेप। हेक्सागन शेप वाली का नाम क्या था? बोलो बोलो बोलो। हेक्सागन शेप वाली का नाम पायरेनोस और पेंटागन शेप वाली का नाम फिरानोस। राइट, इतना क्लियर हुआ अपने को? डन डन। फिर हमने पढ़ा बेटा मोनोसैकेराइड्स, डाई मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को क्यों मोनोसैकेराइड्स कहा गया? क्योंकि उनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। तो आज अपने को कार्बोहाइड्रेट्स वंस एंड फॉर ऑल फिनिश ऑफ कर देना। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज करते हैं शुरू कि कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ना क्या। देखो मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट किए, सिंगल यूनिट, सिंगल ब्रिक वाला कंसेप्ट अपने को डन। अब अपने को पढ़ना है कि जब एक से ज्यादा 2 to 9 ब्रिक्स आपस में अगर जुड़ रही हैं तो बनेगा ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड क्या है? जब भी आप एक हिसाब लगाओ बेटा, लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने ये किया था कि यहाँ पे ये एक मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर है जिसको अभी हो रखा है, ये एक मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर है। राइट, यहाँ पे बेटा ये वाला मोनोसैकेराइड और ये वाला मोनोसैकेराइड क्या आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? देखो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और क्या इस रिएक्शन में पानी निकल रहा है? यस, पानी बाहर निकल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को आप बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, या फिर इसको आप और नाम दे सकते हैं बेटा, आप डिहाइड्रेशन बोलो या फिर कंडेंसेशन। कुछ भी, दोनों में से दोनों नाम चलते हैं। या तो बेटा आप बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन, डजंट मैटर। कहानी क्लियर हुई? तो अगर मैं डेफिनेशन में बोलता हूँ, ध्यान से देखना क्योंकि ये डेफिनेशंस कितनी कॉमन और कितनी यूजुअल है। छोटे छोटे वर्ड्स क्लियर हो ना तो कंसेप्ट में प्रॉब्लम कभी नहीं आती। द कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड, यानी मोनोसैकेराइड आपस में आई और कंडेंसेशन किया, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन किया और उस केमिकल रिएक्शन में बाहर क्या निकला? बोलो बेटा, कौन सा निकला? वाटर। कंडेंसेशन बोला चाहे डिहाइड्रेशन, दोनों वर्ड वाटर से एसोसिएटेड है ना। कंडेंसेशन बादलों का होता है, बादलों में जब कंडेंसेशन होती है तो बारिश होती है, तो बारिश निकलती है, सीधी सी बात। डिहाइड्रेशन होती है तो कहीं से पानी निकाल दो, तो डिहाइड्रेशन हुआ ना। तो दोनों वर्ड से बेटा अपने चल रहे हैं। तो याद रखो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं, तो ये एक यूनिट ये कार्बोहाइड्रेट की, ये यूनिट दूसरी कार्बोहाइड्रेट की है, तो ये दोनों आपस में इस तरीके से ज्वाइन करके यहाँ से पानी बाहर निकाल देना चाह रहे हैं, तो समझ लो इस तरीके से जुड़ गए। तो ये वाला बॉन्ड इन दोनों के बीच में कौन सा वाला बॉन्ड हुआ? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर इसके आगे एक और आएगा, फिर और आएगा, ऐसे 2 या फिर 3 या फिर 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते अप टिल कितनी यूनिट जा सकती हैं? 9 यूनिट्स जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनाएंगी वो होंगी ओलिगोसैकेराइड। यहाँ पे अगर 2 यूनिट्स होंगे तो बेटा डाइसैकेराइड बोला जाएगा, 3 यूनिट्स ट्राइसैकेराइड, 4 होंगे तो टेट्रासैकेराइड्स, 5 होंगे तो पेंटा, 6 होंगे तो हेक्सा, 7 होंगे तो हेप्टा, फिर ऑक्टा, फिर नोना। सिंपल सी बात, NONA। राइट, नोना 9 वाले। तो इतना तुमने को डन। अब तुमने जो ये वर्ड देखने वाली हो ना, ये वर्ड तुमने पहले पढ़े हैं। डाइसैकेराइड में बोलो बेटा 3 होते हैं अपने पास, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज चीनी, टेबल पर चीनी जो आप नॉर्मली चीनी खाते हो ना, वो सुक्रोज होती है। राइट, क्योंकि टेबल पे पड़ी होती है ना, किचन के टेबल पे पड़ी है, शेल्फ पे पड़ी है, डाइनिंग टेबल पे पड़ी है, तो क्योंकि नॉर्मली हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं तो उसको टेबल शुगर भी कह देते हैं। और बेटा सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज चाहिए था, और सुक्रोज को 2 पार्ट में तोड़ना है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। राइट, कहानी क्लियर हुई? लैक्टोज किस में मिलती है? मिल्क में, तो मिल्क शुगर कहते हैं। और ये गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के बीच में होती है। और माल्टोज बेटा माल्ट शुगर होती है। ये माल्ट क्या होते हैं? माल्टिंग प्रोसेस में एक जर्मिनेटिंग सीड्स में मिलती है। बस इतना बताऊंगा अभी, और आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। माल्टोज माल्ट शुगर, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज। याद करो बेटा, ये तीनों आपको इनको तोड़ने के रिएक्शंस पड़े थे ना, लैक्टेज, सुक्रेज एंड माल्टेज। ये तीनों एंजाइम्स अपने को डाइजेशन में चाहिए थे। याद आया कुछ? बढ़िया। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा बात बता रखी है। एक्स्ट्रा बात क्या बता रखी है? देखो स्ट्रक्चर बनाते वक्त यहाँ पर जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करते हो तो एक शुगर ये है, एक शुगर ये है।
राइट। अच्छा बोलो, इस शुगर में बेटा पार्ट में देखता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ये रेड वाली लाइन हटा देता हूँ। अब बोलो, ये दोनों शुगर प्लस हो रही थी ना, रिएक्ट कर रही थी, तो ये शुगर में पहले वाले कार्बन पे OH नीचे ऊपर है, नीचे इस वाले कार्बन पे, हाँ इस वाले कार्बन पे OH कहाँ पर अपने पास, कहाँ है, नीचे की तरफ है ना, पक्का समझ आया। यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, OH ऊपर, राइट, इधर मैंने OH, ये मेरे पास कार्बन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मुझे तो हमेशा कार्बन 1 वाला देखना है। तो ये वाला फॉर्म क्या हुआ बेटा, अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म, नीचे होता तो अल्फा फॉर्म, ऊपर होता तो बीटा फॉर्म, ये बात सही बोली अपने। तो अब देखो यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, राइट, तो ग्लाइकोसिडिक बना अल्फा से लेकर बीटा, क्या ऐसा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना या नहीं बना, पक्का समझ आया। अल्फा से बीटा, अल्फा और बीटा फॉर्म का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। समझो बाय चांस OH ऊपर ना होने की जगह नीचे होता तो ये भी तो अल्फा फॉर्म होता, तो अल्फा टू अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता। इतना समझ आया, पक्का डन हुआ। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कौन सा बॉन्ड कैसा होगा, क्यों उसको अल्फा कहेंगे, कैसा, तो यहाँ पर बॉन्ड होगा अल्फा टू अल्फा ग्लाइको, अरे अच्छे से लिखते हैं ना, अल्फा टू अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ पाए, इतना सिंपल था। चलो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, मैं इसको ओरिजिनल वाला बना देता हूँ, पहले वाला OH को अपन यहाँ पे कर देते हैं ऊपर, तो मैं अल्फा टू बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट, ओके समझ आया। अल्फा बीटा मैंने क्लासिफाई कर दिया इस OH की प्रेजेंस में। चलो अब मुझे बताओ इस वाली कार्बन, इस वाली चेन, मतलब पूरे स्ट्रक्चर का कौन सा वाला कार्बन इन्वॉल्व है, फर्स्ट वाला कार्बन इन्वॉल्व है रिएक्शन में, और यहाँ पे फोर्थ वाला कार्बन है रिएक्शन में इन्वॉल्व, ये बात समझ आई। यानी इधर फर्स्ट वाला कार्बन रिएक्शन में इन्वॉल्व है, इधर फोर्थ वाला कार्बन रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो अल्फा चेन का कार्बन नंबर 1 और बीटा चेन का कार्बन नंबर 4, बात समझ आई। तो 1 अल्फा एंड 4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस तरीके से बोल दोगे, या फिर इसको इस तरीके से, अपने को कोई डाउट तो नहीं है ना। 1 अल्फा क्यों, क्योंकि फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व था, 4 बीटा क्योंकि फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व था, यही तो, इसलिए तो हमने इसको अल्फा 1 बीटा 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको चाहे आप आगे लिख दो, चाहे बेटा इसके पीछे लिख दो, तो आप ऐसे लिख दो अल्फा 1 बीटा 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ पाए मेरी बात, ये बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, समझी, और देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ। जब मैं सुक्रोज की बात कर रहा हूँ तो पहली वाली आपके पास चेन का ग्लूकोज की है, दूसरी वाली चेन फ्रक्टोज की है। तो ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में था, फ्रक्टोज था बीटा फॉर्म में। ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, इन दोनों ने मिलकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया, तो अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या हम लोगों को ये बात समझ आई, हाँ या ना? अगर आई तो बहुत बढ़िया। ये समझाना चाह रहा था ग्लूकोज से फ्रक्टोज में अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड पहली बात, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ए सिलेबस। दूसरी बात क्या आपने को याद करना है, हाँ ये रटना है, ये बेटा पोर्शन रटना है। इस पोर्शन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अब रटना है तो भैया फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो इसको रट के एकदम साइड में कर डालेंगे, राइट। उसी तरीके से लैक्टोज में गैलेक्टोज बीटा फॉर्म में था और ग्लूकोज बेटा किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो दैट मीन्स यहाँ पर भी बीटा ही था, तो इसको आप लिख दो, चाहे बीटा लगा दो चाहे ना लगाओ, सिंपल। जैसे तीसरे वाले में देखो यहाँ पर अल्फा 1 4 लिखा है, तो इसको अल्फा 1 अल्फा 4 लिख दो या अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल दो, अपने को ये काम चलता है। तो इस तरीके से ये इनके बीच में बॉन्ड्स अपने को इफेक्टिवली मिलते हैं, किसके केस में, ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग शुगर। लास्ट वीक नहीं यार, कल वाले लेक्चर में अपने रिड्यूसिंग शुगर पढ़ा। अब थोड़ी सी ना बात को और डिटेल में जाते हैं। Sugars which have capability to reduce carbon 2 positive to carbon 1 positive ions, that means डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होता है। क्लियर हुआ ना मेरी बात? यही तो पढ़ा था हमने, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था मोनोसैकेराइड के पास फ्री अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होते हैं, इसलिए वो कार्बन 2 पॉजिटिव को 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। और देखो यहाँ पर भी तो अपन यही बात पढ़ रहे हैं कि इनके पास कैपेबिलिटी है फ्री अल्डिहाइड कीटोन की वजह से कार्बन 2 पॉजिटिव को कार्बन 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देने की, इसलिए इनको क्या कह दिया, रिड्यूसिंग शुगर्स।
राइट। अब ये वाली लाइन, ऑल मोनोसेक्राइड एंड मोस्ट डाइसेक्राइड्स, ऑल सबके सब मोनोसेक्राइड्स और मोस्ट ऑफ द डाइसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, बाकी सब के सब जितने भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है वो रिड्यूसिंग शुगर्स है। एक क्वेश्चन आएगा, 4 का नाम दे दिया जाएगा, वो तो इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो नॉन रिड्यूसिंग होगा सुक्रोज और बाकी सब कैसे रिड्यूसिंग। डन। ओके, क्यों है, केमिकल रीजंस क्या है बेटा, वो तो आपको केमिस्ट्री वाले सर समझाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बायो का जितना चाहिए उतना कराऊंगा। पढ़ा सकता हूँ बट चाहिए नहीं ना यार, क्यों करना एक्स्ट्रा। सीधी सी बात, टेस्ट डन। आप कैसे टेस्ट करते हो, आप टेस्ट करने के लिए बेटा फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट कर सकते हो या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट कर सकते हो। ये ध्यान रखना मेरी बात। आप रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट के लिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये भी केमिस्ट्री में ही आता है, लेकिन कभी कभी बायो में इसके लेके ना क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देखो हमने क्या किया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट ये मैं समझाऊंगा एक्सपेरिमेंट और फिर तुम्हें बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको आएगा कैसे। इस क्वेश्चन देखो, कॉपर सल्फेट बचपन से पढ़ते हैं, ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट में अगर आप कोई रिड्यूसिंग शुगर डाल देते हो तो कॉपर सल्फेट बेटा Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है और Cu2O रेड कलर का है। तो अगर मैं बोलूंगा अ शुगर वाज टेकन and it was put inside a blue colored solution which turned the blue colored solution into red color solution, the sugar is now classified as reducing or non reducing। क्या आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ आया, मैं क्यों आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया। एक्स्ट्रा पढ़ाने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन एग्जामिनर बेटा आपको कैसा कैसा बना के दे सकता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बोल सकता है अ सॉल्यूशन व्हिच वाज ब्लू कलर, वो ये नहीं बोलेगा कॉपर सल्फेट की थी ये वो सो कुछ नहीं बात करेगा, वो फेलिंग बेनेडिक्ट कोई बोलेगा नहीं, वो बोलेगा सॉल्यूशन व्हिच वाज ब्लू कलर सॉल्यूशन वाज कन्वर्टेड टू अ रेड कलर सॉल्यूशन ड्यू टू एडिशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। This substance X can be reducing sugar, non-reducing sugar, lipid और एक लिपिड और एक अमाइनो एसिड। ये 4 वर्ड आपको दे देगा, फिर आपसे बोलेगा चारों में से ऑप्शन क्या चूज करना है। अब चारों में से यहाँ पे इफेक्टिवली अगर मैं यहाँ की दिमाग सिर्फ यहीं का सोचो तो आपको आइडिया लगेगा आंसर शुड बी रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर कर पा रहे हो क्यों, क्योंकि ब्लू कलर कॉपर सल्फेट था CuSO4 कॉपर की 2 वैलेंसी और Cu2O में कॉपर की 1 वैलेंसी होती है, तो 2 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव में अपने को कन्वर्ट करना है ना। और कौन कर पाता है, डोनेट करके इलेक्ट्रॉन, कौन कर पाता है, रिड्यूसिंग शुगर कर पाते हैं। हो गया अपने को डन, क्लियर हुआ ना। अब देखो आगे नेक्स्ट पोर्शन, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स पहले अपन तो पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, फिर पढ़ेंगे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी पॉलीसैकेराइड्स के लिए बेटा देखो क्या कहती है। देखो एनसीईआरटी ने मोनोसैकेराइड्स वाले के बारे में कुछ खास बताया नहीं, आपको पॉलीसैकेराइड्स के बारे में डायरेक्ट बोलता है। याद करो जब हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड वगैरह करा के 2 पोल्स मिले थे अपने को, एक एसिड सॉल्युबल जो नीचे आ गया था फिल्ट्रेट और जो ऊपर रिटेंडेंट रह गया था एसिड इनसॉल्युबल, उसमें सब बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है ना। तो पॉलीसैकेराइड्स आर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, पहला पॉइंट। दे आर एसिड्स इनसॉल्युबल, पूल बोलो पैलेट बोलो, also has polysaccharides, carbohydrates as another class of macromolecules। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, लॉन्ग लंबी चेन्स हैं। क्यों, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स की मल्टीपल यूनिट्स। दे आर थ्रेड्स, लिटरली कॉटन जैसे थ्रेड, जैसे कॉटन भी जैसा है ना, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज बिल्डिंग ब्लॉक। तो मोनोसैकेराइड की एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, 5वीं ईंट, और इस तरीके से बढ़ती रही ईंट, बढ़ती रही। अच्छा बताओ यहाँ पे बीच में जो ये वाला आपको बॉन्ड मिल रहा है, ये वाला कौन सा होगा, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, राइट। क्लियर हुई मेरी बात, अपने को डन हुआ। तो अगर मैं कहूँ 1 2 3, ये मैं पॉलीसैकेराइड का बेटा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ये जो गोल यहाँ पे बना रहा हूँ इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड है। ऐसे मोनोसैकेराइड्स को मैंने जोड़ दिया, राइट। अब एक चीज बताओ, आपको स्क्रीन के ऊपर चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो ये वाला लेफ्ट एंड और आपको एक राइट एंड, ये दिखाई दे रहा है। इस पूरी चेन का ये राइट वाला हिस्सा और ये लेफ्ट वाला हिस्सा ऐसे ही तो दिखाई दे रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, समझ आया। ये वाली बात ध्यान रखना क्योंकि इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना। देखते रहो, फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, एग्जाम्पल ग्लूकोज। यानी अब पॉलीसैकेराइड में भी बोल रहा है कि कुछ पॉलीसैकेराइड में सिर्फ एक टाइप का मोनोमर होता है, जैसे सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर, होमो मीन्स सेम, तो मतलब सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से बना हुआ पॉलीमर तो होमोपॉलीमर।
स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। स्टार्च भी एक होमोपॉलीमर है, वो स्टार्च मिलता है अपने को किसके अंदर, प्लांट टिश्यूज के अंदर मिलता है। स्टार्च की सेल वॉल, स्टार्च को ऐसा खाना स्टोर किया जाता है और सेल्यूलोज की सेल वॉल्स बनती हैं। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो अगेन एक होमोपॉलीसैकेराइड है, वो एनिमल्स में मिलता है। हम अपना खाना कैसे स्टोर करते हैं बेटा, ग्लाइकोजन के रूप में। और एक और क्वेश्चन बोलो, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सिलेबस का पार्ट ही है। ग्लाइकोजन बॉडी में 2 जगह मिलता है, पहला तो मालूम है तुम्हें लिवर, और दूसरा कहाँ है बताओ। ग्लाइकोजन पहला तो लिवर में मिलता है और दूसरा कहाँ मिलेगा बोलो, दूसरा हमें मिलता है मसल में। कहाँ पर मिलता है, मसल में, ये बात ध्यान रखना। इन दी स्केलेटल मसल्स ग्लाइकोजन मिलता है और दूसरा ग्लाइकोजन अपने को मिलता है इन दी लिवर। समझ पाए मेरी बात, डन। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, क्लियर, यहाँ पे ये वाली बात कुछ नहीं। इन अ पॉलीसेकेराइड द चेन, कोई भी ग्लाइकोजन की चेन ले लो, द राइट एंड एंड लेफ्ट एंड, 2 एंड्स मिलेंगे ना, बोला था ना इस चेंज में, एक यहाँ पे राइट एंड मिलेगा और एक लेफ्ट एंड, राइट। राइट एंड को हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एंड। देखो ये चेन, ये राइट एंड, ये लेफ्ट एंड, इतना डन। इसने कहा द राइट एंड इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एंड, यानी ये रिड्यूसिंग एंड कौन सा वाला हुआ अपने पास, राइट एंड। इतना क्लियर हुआ, राइट एंड को अपन ने क्या कहा, रिड्यूसिंग एंड। एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो बेटा ये चेन है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये अपने पास बना रिड्यूसिंग वाला हिस्सा, तो ये बना नॉन रिड्यूसिंग एंड। डन, इजी था समझना, क्लियर। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। यहाँ पे आपके पास यहाँ स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में क्या आपको ये सीधा स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे ब्रांचेस दिखाई दे रही है, यस। दैट मीन्स इस तरीके से लंबी सी चेन है, इस लंबी सी चेन में इस तरीके से अपने को ब्रांचेस मिलती हैं, राइट। पक्का डाउन हो रहा है। अब जब मैं सीधी चेन को देखता हूँ तो बेटा देखो इस तरीके से अपने को बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। यहाँ कार्बन 1 था, यहाँ कार्बन 4 था, मैं ध्यान से आपको दिखाता हूँ। यहाँ कार्बन 1 था, यहाँ कार्बन 4 था, ये 5 था और ये 6 था, ऐसे ही है। देखो कार्बन 1 इसके साथ कार्बन 4 के साथ बाइंड करवा रहा है। जब सीधी चेन है तो कार्बन 1 और कार्बन 4 आपस में बाइंड कर रहे हैं, इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन, राइट। तो जब अपने को दिखाई दे रही है एक इस तरीके से एक ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, तो ब्रांचिंग के दौरान आपके पास कौन सा है, ब्रांचिंग के दौरान आपके पास 6th कार्बन है इन्वॉल्व। क्लियर हुई बात। ड्यूरिंग द केस ऑफ ब्रांचिंग यू हैव द 6th कार्बन इन्वॉल्व। और जरा मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ पे 6th कार्बन था, इधर ये वाला कार्बन 6 था और ये वाला कार्बन कौन सा था, फर्स्ट, राइट। ये फर्स्ट कार्बन था और इधर 6th कार्बन था। तो बोलो कौन कौन से कार्बन आपके पास इनफैक्ट इन्वॉल्व हुए, 1 and 6, राइट। और इधर कौन कौन से इन्वॉल्व हुए बेटा, 1 and 4। क्लियर हुई मेरी बात। अभी मैं आपको ये वाली बात इसमें पढ़ाऊंगा। पॉलीसैकेराइड्स कॉम्प्लेक्स है, बड़ा साइज है, पॉलीमेरिक है, 10 या 10 से ज़्यादा होती है। यहाँ पे लिखा है मोर देन 10, आप बोल सकते हो इक्वल, अरे कहाँ गया, इक्वल टू और मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट जिसमें होंगी उसको हम पॉलीसैकेराइड कह देंगे। पॉलीसैकेराइड चेन लंबी सी चेन है तो लेफ्ट हैंड होगा और राइट हैंड होगा। राइट हैंड रिड्यूसिंग एंड कहलाता है क्योंकि राइट हैंड के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है और लेफ्ट हैंड नॉन रिड्यूसिंग इट। डन, राइट। पॉलीसैकेराइड्स को फिर हम 2 पार्ट्स में बांट देंगे, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। और बेटा वही सिंपल बेसिक कंसेप्ट, होमोपॉलीसैकेराइड है तो होमो मतलब सेम सेम, तो होमोपॉलीसैकेराइड क्यों कहलाया गया, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास सब की सब सेम मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं। आप बात करो स्टार्च मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन मेड अप ऑफ ग्लूकोज, इन्यूलिन मेड अप ऑफ किसका बना, अभी पढ़ा फ्रक्टोज। काइटिन का अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, थोड़ी देर में दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। सेल्यूलोज अगेन मेड अप ऑफ ग्लूकोज। तो ये सारे के सारे सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर के बने हुए हैं, इसलिए इनको बेटा हमने क्या कह दिया, होमोपॉलीसैकेराइड। बट अगर मैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड की बात करूं तो दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, राइट। 2 या मोर देन 2 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स की अगर बनी होगी तो इनको हम लोग क्या टर्म करेंगे, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। एग्जांपल बोलो, अगार, पेप्टाइडोग्लाइकन, हियालुरोनिक एसिड, ये सब अपने पास क्या हुए, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, राइट। यहाँ पे बेटा एक चीज ध्यान रखना, काइटिन, काइटिन को लेके क्वेश्चन आया ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड है।
अक्सर कुछ बुक्स में किसी बुक में काइटिन को हेटेरो लिख दिया होता है, किसी में होमो। वंस एंड फॉर ऑल सारी टेंशन खत्म, ट्रस्ट योर नोट्स, आपके काइटिन आपका होमोपॉलीसैकेराइड के रूप में आता है। राइट बेटा, पक्का। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये सिलेबस का पार्ट नहीं, बट कभी कभी क्वेश्चन ना बेटा इससे रिलेटेड आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा? अगर मैं वर्ड बोलता हूँ ग्लाइकन, क्या बोलता हूँ? ग्लाइकन। तो ग्लाइकन एक स्ट्रक्चर है जो ग्लूकोज की सब यूनिट्स का बना हुआ है। दैट मीन्स अ ग्लाइकन इज अ, ग्लाइकन या फिर ग्लूकन, ये दोनों वर्ड चलेंगे। ग्लाइकन और ग्लूकन एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूकोज का बना हुआ है। उस तरीके से फ्रक्टन वो फ्रक्टोज की सब यूनिट का बना हुआ है, और गैलेक्टन होगा तो गैलेक्टोज की सब यूनिट का बना हुआ है। राइट, ये ध्यान रखना, ये मन में डाल के रखोगी। ग्लाइकन या ग्लूकन, ग्लूकोज। अगर मैं बोलूँ दिस इज अ फ्रक्टन, तो फ्रक्टन मतलब ये फ्रक्टोज की सब यूनिट से बना हुआ पॉलीमर। राइट, तो पॉलीमर की बेटा हमने यहाँ पे दो डिफरेंशिएशन देख ली कि होमोपॉलीसैकेराइड या हेटेरोपॉलीसैकेराइड, डिपेंडिंग कि उनकी सब यूनिट्स कैसी हैं, सेम टाइप की या अलग अलग टाइप की। इतना तो अपने को हुआ क्लियर बढ़िया से। नेक्स्ट अपने को देखना है पॉलीसैकेराइड्स जो हैं। आगे इन पॉलीसैकेराइड्स को एक दूसरी क्लासिफिकेशन में डाला जा सकता है कि ये स्टोरेज का काम में मदद कर रही हैं क्या ये स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रही हैं किसी चीज़ का, या क्या ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड बेटा क्या होती है ये तो अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी के लिए इन दोनों चीज़ पे फोकस करो। स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल, एक बात ध्यान रखना, मैं जब भी तुम्हें बोलता हूँ मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा और समझा देता हूँ, तो ये मत टेंशन लेना कि मैं बार बार डिले करता जा रहा हूँ। देखो रिड्यूसिंग कहा था समझाऊंगा तो समझा दिया, ठीक। अब देखना यहाँ पे स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड एग्जांपल स्टार्च। क्या स्टार्च हम लोग स्टोर करते हैं? नहीं बेटा, स्टार्च कौन स्टोर करता है? प्लांट स्टोर करते हैं। प्लांट की बॉडी के अंदर अगर खाना स्टोर होता है तो किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है? स्टार्च। इतना तो अपने को मालूम है। इट इज अ स्टोरेज प्रोडक्ट इन प्लांट्स टोटली। अकर्स इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक ग्रैन्यूल्स कॉल्ड एज स्टार्च ग्रेन्स। प्लांट के अगर सेल के अंदर देखें ना तो उसको अगर खाना स्टोर करना है तो छोटे छोटे दानों की तरह स्टोर करता है। छोटे छोटे दाने यानी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ग्रैन्यूल्स। तो उन ग्रैन्यूल्स को, छोटे छोटे दानों को स्टार्च ग्रेन्स कह देते हैं। राइट, स्टार्च सीधा चेन स्ट्रक्चर है तो इसमें अल्फा 1,4 ग्लूकोज लिंकेज है। याद रखना स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हमेशा 1,4 लिंकेजेस होती है। क्यों 1,4 लिंकेज यहाँ समझाई ना, 1 to 4 लिंकेज आपको समझाइए। यहाँ पे जब भी ब्रांचिंग होगी तो कैसी लिंकेज होगी? 1 to 6, और अगर स्ट्रेट चेन होगी तो कैसी होगी? 1 to 4। तो अगर मैं यहाँ बोल दूँ 1 to 4 और यहाँ होगी इस पॉइंट पे होगी 1 to 6। पक्का क्लियर? अब ये अल्फा या बीटा कुछ भी हो सकती है और ये भी अल्फा या बीटा कुछ भी हो सकते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ 1 to 4 और 1 to 6 ध्यान रखना था। तो स्टार्च के अंदर बात करते हैं तो मिलता है अल्फा 1,4 ग्लूकोज लिंकेज, चाहे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलो चाहे ग्लूकोज लिंकेज। अब एक फैक्ट, जब अपने को स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च के बेटा दो रूप मिलते हैं, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। क्या बोला मैंने? अमाइलोज या फिर अमाइलोपेक्टिन। अब दोनों में सिंपल छोटा वर्ड कौन सा? अमाइलोज। तो ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सीधा से एक हेलिकल फॉर्म के अंदर मिलेगा। एक चेन है, जो चेन एक हेलिकल फॉर्म में मिल रही है, और क्योंकि है तो सीधी चेन तो अल्फा 1,4 लिंकेज होगी। लेकिन अमाइलोपेक्टिन नाम की तरह टेढ़ा सा बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है। तो देखो बेटा चेन के साथ साथ आपको ब्रांचिंग भी तो मिल रही है ना, ब्रांचिंग होगी तो आपके पास अल्फा 1,6 लिंकेज होगी, और अगर स्ट्रेट चेन होगी तो अल्फा 1,4 लिंकेज होगी। बोलो कोई डाउट? नहीं, बहुत बड़ी। एक और चीज, स्टार्च का स्ट्रक्चर ना बेटा हेलिकल होता है, चाहे इसका बोलो चाहे इसका बोलो, दोनों का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जब स्टार्च का पुत्र स्ट्रक्चर हेलिकल होता है ना, तो साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि अगर आपके पास स्टार्च है तो आप स्टार्च को स्टेन कर सकते हो। दैट मीन्स आप क्या करो, आपके पास ना आयोडीन है, आयोडीन एक एलिमेंट है, आप आयोडीन लो और स्टार्च के ऊपर डाल दो, तो स्टार्च अपने अंदर आयोडीन को फंसा लेता है। जब स्टार्च के अंदर आयोडीन फंस जाता है तो स्टार्च ब्लू कलर शो करता है। क्या करता है? ब्लू कलर। दैट मीन्स स्टार्च अपने हेलिकल स्ट्रक्चर में, ये वाला जैसे हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर आयोडीन को स्टोर कर लेता है, अपने अंदर से निकलने नहीं देता, आयोडीन को स्टोर कर लेता है, और आयोडीन के साथ स्टार्च एक ब्लू कलर देता है। कैसे याद करना है? देखो बताता। बचपन में याद है आपने 10th क्लास में एक रिएक्शन किया होगा, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि एक लीफ को आप फोटोसिंथेसिस करने दो और बाद में उसको आयोडीन से स्टेन कर लो, फिर वो लीफ ब्लू कलर शो करेगी। याद है ना बेटा? फोटोसिंथेसिस कराया था तो स्टार्च बना था, स्टार्च बना था तो ब्लू कलर आएगा। सिंपल हो तो गया हमने को क्लियर। यानी स्टार्च की प्रेजेंस को आप चेक कर सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। आयोडीन से स्टार्च को स्टेन किया तो कौन सा कलर आएगा? बोलो बेटा, ब्लू कलर आएगा।
क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पढ़ना है ग्लाइकोजन। एनिमल्स की बॉडी में ग्लाइकोजन है और अभी भी बताइए बेटा दो जगह, एक तो लिवर और दूसरा बोलो मसल्स। लिवर और मसल्स दोनों जगह अपने को क्या मिलेगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जब हमारी बॉडी में मिलता है तो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी भी तो ग्लाइकोजन स्टोर एज ए स्टोरेज फॉर्म में करती है। प्लांट स्टोरेज फॉर्म के लिए क्या यूज करते हैं? स्टार्च। हम लोग इसको यूज करते हैं ग्लाइकोजन। इसलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोल दिया जाता है कि एज इफ हम भी प्लांट की तरह जैसे स्टोर कर रहे हैं ना, क्योंकि प्लांट भी स्टार्च को स्टोर कर रहा है, हम भी ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहे हैं, तो स्टार्च की तरह से ही तो हम लोग स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? एनिमल स्टार्च। क्या बोल दिया जाता है बेटा इसको? यहाँ पे देखो एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देखा था, सीधी चेन होगी तो अल्फा 1,4 लिंकेज और ब्रांच चेन होगी तो अल्फा 1,6 लिंकेज, राइट। और जब हमें मालूम लगता है ये ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को देखने में, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अरेंज होता है कि अगर ये आयोडीन के साथ इसको स्टेन किया तो कौन सा कलर देगा? रेड कलर। स्टार्च कैसा देता है? ब्लू कलर। ग्लाइकोजन कैसा देता है बेटा? रेडिश कलर। डन। कहाँ पे मिलेगा? लिवर और मसल्स, सिंपल। नेक्स्ट इन्यूलिन, और बेटा इसके बराबर क्या लिखा है? फ्रक्टन। फ्रक्टन बोलो क्या था? फ्रक्टोज का क्या? फ्रक्टोज का पॉलीमर, राइट। तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ डालिया। ये वाली बात ना एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, लेकिन क्वेश्चन आएगा 100%। ये कहाँ पे मिलेगा? रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ डालिया। नॉट मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। आपने डालिया अपना एक प्लांट है, उसकी रूट से निकाल दिया और कंज्यूम कर लिया, तो आपके कंज्यूम कर लिया, पेट में गया। अब पेट में जाके हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है, ये बॉडी में डायरेक्ट हमारे ब्लड में चल जाएगा। जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ये चल जाएगा तो बॉडी इसको इस्तेमाल तो नहीं करती, तो ये बॉडी में ना एज ए यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जब यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है तो ये हमें किडनी के फंक्शन को असेस करने में मदद करता है। ये कितनी कॉम्प्लेक्स सी बात बताई, खत्म करो सारी बात को, सिंपल कहो। इन्यूलिन कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, और इससे किडनी फंक्शन असेस किया जाता है, किडनी के काम करने का तरीका असेस किया जाता है। ये क्यों और कैसे होता है ये तो बेटा हम तभी जान पाएंगे जब हम ना एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ के वहाँ पे हम एक कंसेप्ट पढ़ पाएंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो अभी के लिए आप यहाँ पे रुक जाओ और मेरे से ना जब किडनी वाला चैप्टर पूछोगे ना, जब किडनी वाला एक्सक्रीशन वाला चैप्टर आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पढ़ाऊंगा, तो तुम्हें ये वाला कंसेप्ट मैं एक बार में समझा दूंगा। क्योंकि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी से पहले ही ये पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ समझ नहीं आएगा, तो इग्नोर करो। अपने को क्या देखना है? इन्यूलिन बॉडी में GFR को कैलकुलेट करना है, अगर मेजर करना है तो कौन सी चीज़ मदद करेगी अपने को? इन्यूलिन मदद करेगी। और यहाँ पे अपनी कहानी इतना इन्यूलिन के साथ फिनिश कर देंगे। अभी तक पढ़ा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, डन, अपना क्लियर हो गया। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की जगह दूसरा अपना क्या पढ़ना था? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, और तीसरा म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड तो मैं सिंपल सा समझा देता हूँ। ऐसा पॉलीसेकेराइड जो म्यूकस के स्ट्रक्चर, म्यूकस समझते हो ना, म्यूकस जैसे हम बलगम जिसको हम कहते हैं, उसमें म्यूसिन प्रोटीन होता है। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड बेटा म्यूसिन प्रोटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और एक चिपचिपा सा स्लाइमी सा स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। जैसे आप अगर म्यूकोपॉलीसेकेराइड जानना और देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, अपने आसपास घर के पास एक केमिस्ट के पास जाओ और केमिस्ट को बोलो कि आपको दे केमिस्ट एक चीज़ इसबगोल। ये वर्ड केमिस्ट को लिख के लेकर जाओ कि आपको इसबगोल चाहिए। अब इसबगोल केमिस्ट्री देगा, छोटा सा डब्बा 20, 30, 40 रुपए का जितने का भी आएगा। उस इसबगोल को निकाल के पानी में डाल देना, 5-10 मिनट पानी में डालना और फिर उसको हाथ से ऐसे करके देखना। ये जो इसबगोल नाम की चीज़ है बेटा, जो फीलिंग आपको आएगी ना, क्यों? क्योंकि इसबगोल एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। तो आप समझ आ जाएगा, विद फील समझ आएगा कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या था। तो अपना म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्लियर हुआ, अपना स्टोरेज क्लियर हुआ। वो अपने को क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल के अंदर है क्या? ये स्ट्रक्चर में बेटा बनाने वाला पहला स्ट्रक्चर सेल्यूलोज, एक फाइबर टाइप का है। सेल्यूलोज से तो अपने को कॉटन मिलता है। यहाँ पे याद करा दूं, एनिमल किंगडम में ट्यूनिसिन पढ़ा था, उसको एनिमल सेल्यूलोज बोलते थे। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर, ये लाइन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। सेल्यूलोज इज मोस्ट अबंडेंट, हाइलाइटर चेंज कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल रहा हूँ बेटा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोटीन वगैरह कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला मैंने, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर, जहाँ पे भी जानवर या एनिमल्स वगैरह मिल सकते हैं, लाइफ मिल सकती है, हर जगह, सब उन सब जगह में सबसे ज़्यादा सबसे अबंडेंट मिलने वाला कौन है भैया? ये सेल्यूलोज, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? अनब्रांच्ड है, सीधा सा स्ट्रक्चर है,
और इसमें लिंकेजेस कैसे मिलती हैं, जैसे हमने स्टार्च में देखा था ना, वहाँ पर क्या मिल रही थी अल्फा 1,4, यहाँ पे मिलती है बीटा 1,4 लिंकेजेस। बीटा ग्लूकोज सब यूनिट्स का बना हुआ है, ऐसा वाला इसका स्ट्रक्चर होता है, राइट। नेक्स्ट काइटिन। काइटिन इज अ मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। कैसे? क्योंकि काइटिन कहाँ पे मिलता है बेटा, कहाँ पे मिलता है अपने को, सेकंड मोस्ट है, ध्यान रखना, आफ्टर सेल्यूलोज। काइटिन अपने को सेकंड मोस्ट क्यों था, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में मिल रहा था। होमोपोलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये स्ट्रक्चर हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, और इस स्ट्रक्चर की मल्टीपल रिपीटेड यूनिट्स, इस स्ट्रक्चर की मल्टीपल रिपीटेड यूनिट्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसका मल्टीपल कॉपी है ये काइटिन। तो इस काइटिन की मल्टीपल कॉपी है, देखो ये एक कॉपी, फिर दूसरी कॉपी, फिर तीसरी कॉपी, फिर चौथी कॉपी। दैट मीन्स एक ही स्ट्रक्चर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। जब एक ही स्ट्रक्चर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए बेटा इसको होमोपॉलीमर कहा जाता है, और स्ट्रक्चर के नाम पे ये है। और आपको एक बढ़िया सी बात बता दूं कि आपको ये सारा स्ट्रक्चर तो याद करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर भी याद करना ही पड़ेगा। तो इतना तो डन। सेकेंड मोस्ट ऑर्गेनिक सबसे मतलब अबंडेंट कंपाउंड है, ये अपने को आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में मिलता है। होमोपोलर है किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। यहाँ तक तो डन हुआ बेटा। तो यहाँ तक अपना कार्बोहाइड्रेट हुआ फिनिश। आज का अपना सेकंड लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। छोटे छोटे आधे घंटे के 2 लेक्चर्स थे। इस तरीके से पूरे बायोमॉलिक्यूल्स में आपको छोटे छोटे लेक्चर्स ही मिलेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट नया सीखने को मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स है, तो धीरे धीरे इसको एसिमुलेट करो। याद रखिए बेटा, हर एक चीज़ को बनाते रहिए, लिख लिख के मेहनत करते रहिए, यही आपकी सफलता की कुंजी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ साथ आज का लेक्चर करते हैं फिनिश। तो अगले लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करेंगे लिपिड्स। तो मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम अगले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लिपिड्स को पढ़ के आओगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।